आप सभी को सादर प्रणाम। आज की इस काव्य पाठ श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। 27 दिसंबर को भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। 27 और 28 दोनों को ही प्रायः करके मनाते हैं। तो आज इस काव्य पाठ में जो इस काव्य पाठ की थीम है वो भगत सिंह का जन्मदिन ही है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस काव्य पाठ श्रृंखला को। काव्य एक रचना है, एक व्यवस्था है, एक तंत्र है जो दो प्रकार से देखे जाते हैं। एक काव्य वो होते हैं जो रचे जाते हैं और मिट जाते हैं, और एक काव्य वो होते हैं जो कभी नहीं मिटते, अमिट हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक काव्य है जिनका नाम है सरदार भगत सिंह। इन्होंने अपने जीवन से वो काव्य रचा कि इस पूरी सृष्टि में अमर हो गए हैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ऐसे काव्य को भुलाया नहीं जा सकता। तो इसी काव्य की श्रृंखला में आज सरदार भगत सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज का यह काव्य पाठ हम सब उनको स्मरण करते हुए, उनको समर्पित करते हुए, उनसे सीख, उनसे शिक्षा, उनसे प्रेरणा हम लें। इन्हीं कुछ भावों के साथ चलिए एक मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं और फिर आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमी महे अधा ते सुम्नमी महे। तो सभी का आज के इस काव्य पाठ मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है और हमने दोहरा भी दिया है, आज की थीम है अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह। इस संदर्भ में आपकी प्रस्तुतियों का जो आधार होना चाहिए वो देशभक्ति से संबंधित हो सकता है, कविता हो सकती है, गीत, विचार, रोचक तथ्य हो सकते हैं, अथवा क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित कोई भी दृश्य, कोई भी घटना हो सकती है। ठीक है, तो एक एक कर सभी को आमंत्रित करते हैं। तो आज की इस काव्य पाठ में कौन कौन कवि हैं, कौन कौन सुनाने वाले हैं, तो अपने हाथ खड़े कर दे जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि किन किन को आमंत्रित करना है। ये बहुत अच्छा है कि पहले बच्चों को अवसर दिया जाए, क्योंकि बच्चों को फिर बाद में नींद आने लगती है। तो सबसे पहले हमारी प्यारी सी बहुत बुद्धिमती बिटिया हैं यति, और यति को आमंत्रित करते हैं। आज यति क्या स्मरण करके लेके आई हैं, क्या प्रस्तुति है? आ जाओ यति। सभी को सादर प्रणाम। मैं यति आज आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। भारत देश का था वो दुलारा, झुके उसके आगे शीश हमारा, हंस हंस कर झूम गया वासी पर, वो है पूरा हिंदुस्तान का प्यारा, किया काम बेशक हंसी का तुमने, यही दोष तुम्हारा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे भाव
और इन भावों के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका निर्माण बहुत अच्छे से होगा भविष्य में। इन्हीं संस्कारों के साथ, इन्हीं संवेदनाओं, इन्हीं भावों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही है कि आप एक आदर्श व्यक्तित्व होंगे। आप एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, जिस देश का स्वप्न वीरों ने देखा होगा, बलिदानियों ने देखा होगा, क्रांतिकारियों ने देखा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इनके बाद कौन आ रहे हैं? भाई अपने अपने हैंड रेज कर दो ताकि पता चले कि कौन कौन सुनाने वाले हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा। जो जो सुनाना चाहते हैं वो अपने अपने हैंड रेज कर दो। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बच्चों ने जो जो प्रस्तुतियां अपनी देनी है वो सबसे पहले बच्चे अपना हैंड रेज कर लें। ओम, आप सभी को प्रणाम। और आज के कार्यक्रम में मेरी ओर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि 27-28 सितंबर को शहीद आजम के नाम से जिन्हें जाना जाता है, भगत सिंह, उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो भगत सिंह का नाम सुनते ही कुछ कुछ होता है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, युवा अभी भी ऐसे हैं कि कुछ युवाओं के मन में भगत सिंह का नाम सुनते ही एक अलग ही प्रकार का उत्साह, एक अलग ही प्रकार की उमंग दौड़ जाती है। मेरा रंग दे बसंती चोला याद आता है। भगत सिंह में ऐसी क्या खास बात रही? भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, भगत सिंह एक विचार था जो आज सैकड़ों सालों के बाद भी हम लोगों के जहन में घूमता है। जब जब ये विचार उपस्थित होता है तब तब हम अपने आप को उत्साह से, उमंग से, विद्रोह से, क्रांति से भरा हुआ पाते हैं। तो इस विचार को एक बार फिर से अनुभव करने, इस विचार के गंगा में नहाने के लिए, उससे ओतप्रोत होने के लिए हम सब आज की कक्षा में, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और भगत सिंह के विचारों और भगत सिंह के विचारों के सिमिलर जो विचार है, जो आज के युवाओं के हृदयों में भी होंगे, आज के युवा भी उस विचार प्रवाह को गति दे रहे हैं। तो उन सभी विचारों के साथ जुड़ने का, उनको अनुभव करने का आज ये हमारा प्रयास रहेगा कार्यक्रम के माध्यम से। अगली प्रस्तुति को बुलाने से पहले मैं भगत सिंह के विषय में थोड़ा-सा आपको जनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी, लेकिन छोटे बालकों की दृष्टि से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो भगत सिंह का जो परिवार था, वो क्रांतिकारी परिवार था। यानी भगत सिंह का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जो पीढ़ियों से देश को आजाद करवाने के लिए प्रयत्नशील थी। जो लंबे समय से अंग्रेजों को और जिस भी प्रकार से देश को हानि पहुंचाने वाली विचारधारा भारत में रह रही थी, उसको हटाने के लिए प्रयत्नशील था भगत सिंह का पूरा परिवार। भगत सिंह के जो पिताजी थे वो 3 भाई थे, जिसमें से भगत सिंह के जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह जी, वो बड़े थे और इनके 2 छोटे भाई थे। तो ये तीनों ही क्रांतिकारी थे, यानी आजादी के लिए एफर्ट करते थे और उन एफर्ट के फलस्वरूप ये जेलों में इनका निरंतर आना जाना रहता था। भगत सिंह के जो दादाजी थे सरदार अर्जुन देव, तो वो भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे और वो आर्य समाज से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। तो भगत सिंह के जो दादाजी थे सरदार अर्जुन सिंह जी, उनका यज्ञोपवीत संस्कार, उनका जनेऊ संस्कार स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और भगत सिंह जी का जनेऊ संस्कार किया था जिन्होंने अपनी यज्ञ प्रार्थना लिखी है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ये यज्ञ प्रार्थना जिन्होंने लिखी है पंडित विद्यादेव वाचस्पति तर्क, उन्होंने भगत सिंह का जनेऊ संस्कार किया था। तो भगत सिंह को धर्म और राष्ट्र प्रेम, ये दोनों परिवार से मिला, ये उनको रक्त में मिला, ये उनको माता के दूध में मिला। तो बाहर से
सिखाने की या कहीं से उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आज़ादी के लिए कैसे लड़ा जाए, या हमारे जैसे हम प्रयत्न करते हैं अपनी कक्षाओं में छोटे बालकों को राष्ट्र प्रेम और धर्म से परिचित करवाने के लिए। तो भगत सिंह को ऐसे किसी ने परिचय नहीं करवाया, उसके ब्लड में था, उसकी पैदाइश में था राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम का जो जज़्बा था। तो ऐसे वीर भगत सिंह जब वो 23 वर्ष की आयु में जाकर पहुँचते हैं, तो तब तक ये विचार जी, पंडित लोकनाथ तर्क जी, धन्यवाद आपने संशोधित किया। तो जब ये विचार जो कि उसके जन्म से पहले उसके माता-पिता के गर्भ में पलते हुए भी यही विचार था और फिर गर्भ में आकर के जन्म लिया तब, तो ये विचार कोई ऐसा नहीं है। भगत सिंह जिस विचार, जिस मेंटालिटी का व्यक्ति था, वो 23 वर्ष के व्यक्ति की मेंटालिटी नहीं थी। उस 23 वर्ष के विचार के लिए न जाने कितने वर्ष पूर्व प्रयत्न प्रारंभ हो चुका था। तब एक भगत सिंह जैसा युवा समाज को मिलता है, राष्ट्र को मिलता है। तो आज जो चाहते हैं ना भगत सिंह फिर से पैदा हो, पीढ़ियों का प्रयत्न लगता है उसमें, पीढ़ियों का पुरुषार्थ खपता है, तब जाकर के कहीं एक भगत सिंह समाज को मिलता है, एक भगत सिंह राष्ट्र को मिलता है। तो ऐसे विचार को, ऐसे भगत सिंह को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को स्मरण कर अपने स्वयं के चित्त में उत्साह, उमंग और क्रांति भरने के लिए, जागृत करने के लिए आइए हम सब मिलकर के भगत सिंह को एक बार याद करते हैं, उनके विचारों को जानने, सीखने, समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यति आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अब अगला बालक जो भगत सिंह के ही विचारों से तालमेल रखता है, भगत सिंह के विचारों से प्रेरित है या इसी प्रकार के विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान देता है, अपने हृदय में स्थान देता है, ऐसे हमारे नए प्रस्तुतिदाता के साथ हम आएंगे। कोई नहीं है? सारे श्रोता हैं आज। हाँ, हमारी एक वीरांगना बिटिया है, मीरा। ये हमारी लेडी भगत सिंह है। स्वागत है मीरा। जी, धन्यवाद आपका माँ। सादर नमस्ते। माँ, मैं 2 प्रस्तुतियाँ रखना चाहूँगी। एक जो काव्यात्मक रूप में है उसे रखना चाहूँगी, एक जो भजन के रूप में, गाने के रूप में है उसे रखना चाहूँगी। तो आपसे परमिशन है माँ, रख सकते हैं 2? अरे अरे, स्वागत है। आप 2 रखे, 4 रखे, आपके पास जितनी है आप उतनी रखे। जी माँ, धन्यवाद। जंजीरों में बंधी पुकारे मुझको भारत माता, माँ का स्वाभिमान बचाने फांसी चढ़ने जाता। ये उस समय की बात है जब भगत सिंह जी फांसी चढ़ने जा रहे थे और अपनी माँ को पत्र लिख रहे थे। उस समय के संदर्भ में ये किन्हीं का गीत है और मैं उन्हीं को रख रही हूँ। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, वो देश धर्म का दीवाना था, देश धर्म का दीवाना। जन्मदात्री जननी मेरी, ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी एहसान तेरा। तेरी सेवा ना कर पाया माँ, यही मेरा है पछताना, देश धर्म का दीवाना था, देश धर्म का दीवाना। मेरी मौत का माता जी जब कोई संदेश सुनाए, मेरी याद में तेरे आंख से आंसू ना बह जाएं। वतन पे मरने वालों पर नहीं चाहिए घबराना, वो देश धर्म का दीवाना था, देश धर्म का दीवाना। सब माताओं की माता है भारत मेरी माता, सब माताओं की माता है भारत मेरी माता, इसकी आजादी की भेंट में फांसी चढ़ने जाता। जिसका प्यार नहीं माता से उसका अच्छा मर जाना, देश धर्म का दीवाना था, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, वो देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। और दूसरी प्रस्तुति भजन के रूप में है, उसे भी रखते हैं। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया,
जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। खून है स्वदेश के लिए, जान है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। हाँ, सरहद सरजता तूफान आज, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया। गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया। जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, जगा गया। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। हो मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। हाँ, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया। मौत को वही झुका गया, झुका गया, झुका गया। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। सरहदों की वो पहाड़ियाँ झांक कर हमें निहारती। हो सरहदों की वो पहाड़ियाँ झांक कर हमें निहारती। लो सुनो वहाँ की घाटियाँ गूंजती हमें पुकारती। इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे। बांध कर कफन ये प्रण लिया, ये प्रण लिया, ये प्रण लिया। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। ओम। यद्यपि इन दोनों में से कोई भी रचना मेरी अपनी स्वरचित नहीं है माँ, क्योंकि अवकाश नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला लिखने का, इसलिए अन्यों का ही मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, इतनी मुश्किल कंपोजिशन को इतना अच्छा निभा लेती हो मीरा, पहली बार मैंने आपको सुना। बहुत सुंदर गाया आपने, मतलब इतना एकदम से उठता है, एकदम से चढ़ता है, और आपने जो निभाया है ना इसको, बहुत 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 सुंदर। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जागने का वक्त आ गया और मीरा ने सबको जगा दिया, तो अब जाग जाइए। देखिए छोटी सी बिटिया कितना सा प्रयत्न कर रही है, और इससे भी छोटे छोटे बालक हैं जो प्रयत्न कर रहे हैं हमें जगाने का। अभी भी यदि हम सोते रहें तो फिर गड़बड़ मामला है। बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं। माँ आपका, आपसे हम प्रेरणा पाते हैं और जागते रहते हैं आप सबके माध्यमों से, तो ऐसे ही एक दूसरों से प्रेरणाएं लेते हैं। हाँ, जो भारत का बालक है ना, भारत का विद्यार्थी बड़ा तेज है, बड़ा चालाक है, सब कुछ फिर बाद में अपने अग्रज के ऊपर डाल देता है। आप ही कुछ पचाना भी सीखो। चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही, और
अब हम आभ्या के साथ आए। आभ्या। जी आचार्य जी। जी बेटा, स्वागत है आपका। जैसे यह प्यार तो यूं पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बातों रे में ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। नचता रे तरो और बना दो एक सितारा, आकर भारत मुझ में छेड़ो, अंजना दो बार बार। निश्चय से ये प्रेम लगना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। चलते चलते नाच जाते सियानत है ना सीख ले, भारत अमर है सत्य कोई ना सीख ले। शक्ति को निर्दर्श जाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अगर अनुपमा जी साथ में हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार यही प्रस्तुति अनुपमा जी देगी। बहुत सुंदर है और अनुपमा जी की जो आवाज है वो भी बहुत ही मधुर है। तो आभ्या ने बहुत बढ़िया निभाया, पर बिटिया कहीं कहीं थोड़ा सा भूल रही थी। अनुपमा जी यदि अनुकूलता है तो आप एक बार हमें एक जी, सुना दीजिए। जी सुना दूंगी आचार्य जी, थोड़ी देर में सुना दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे शब्द याद नहीं है तो मैं लिरिक्स निकाल के रखी। ठीक है, ठीक ठीक। जी विकास जी, स्वागत है आपका। विकास जी। जी माँ, सुना रहा हूँ मैं। ये बात है माँ 3 वर्ष पहले की, जब मैं चर्चा करता था, नास्तिकों के ग्रुप में था, तो शेयर चैट पे चर्चा करता था। उस चर्चा में कुछ बात सामने आई है। भगत सिंह के जन्म दिवस की घटना एक पुरानी है। ये अब मैं शुरू करता हूँ माँ। भगत सिंह के जन्म दिवस की घटना एक पुरानी है, मेरे साथ हुआ था ऐसा, पूरी सत्य कहानी है। नास्तिकों का ग्रुप था ऐसा, जहां हमारा जुड़ना था। सभी नास्तिक अच्छे थे, कार्य भी उनका पढ़ना था। रावत और राव विश्वास से भी चर्चा नाना होती थी। कुछ चर्चाएं गंभीर रहती थी, कुछ बचकाना होती थी। भगत सिंह के जन्म दिवस पर रावत को कुछ उत्साहित था। कलिंग देश का वो वासी मुझसे सुनने को लालायित था। वो उड़ीसा के थे माँ, वो सारे लोग। तो वहां पे जो है उत्सुकता रावत ने कुछ प्रगटाई और कहा, उसने अपने मन की बात बताई और कहा, भगत सिंह के बारे में कुछ शब्दों का प्रकाश करो। क्षितिज पर एक शून्य, माँ ये शब्द थोड़ा आनी ना, क्षितिज पर एक है एक शून्यता, वह अवकाश भरो। मैंने कहा, क्या ही बोलूं, बोलने को कुछ शेष नहीं। 23 वर्षीय वीर के जीवन में ज्यादा कोई बात विशेष नहीं। रावत चौंका, चकित हुआ, बोला, मेरी आयु भी 23 है अब। तुम इसे सामान्य मानते हो, इसमें बड़ा ही अचरज है। इतनी सी आयु में मैं
मुझे क्यों भगत का प्रकाश नहीं, इतनी अल्प वीर की आयु, तुम कहते हो कुछ खास नहीं। माँ ये जो वास्तविक घटना है उसका जो मैंने काव्य रूपांतरण किया है माँ, तो आगे जो है ये आया। मैंने जी, कहा समझ रहे हैं आप। अपनी धारा के प्रवाह में बहिए। अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी, बहिए। मैंने कहा भगत कुछ मरते चौखट की चार दीवारी में। मैंने कहा भगत कुछ मरते चौखट की चार दीवारी में, कुछ मरते दुश्मन की गोली से, कुछ घर की जिम्मेदारी में, कुछ मरते दुष्ट बांधवों से, कुछ दुश्मनी मित्र की यारी से। सत्य यही है मरते सभी हैं प्राण समय की ख्वारी से। ख्वारी यानी प्राणों का और समय का नाश करने, जो ऊर्जा होती है, या अन्न कहें, इसे अन्न भी कह सकते हैं आप, ऊर्जा भी कह सकते हैं। जो मैंने जो मुख्य बात समझी है उसमें, सत्य यही है सभी जन मिलकर करते उन्हें व्यसनों में, और उन्हीं को जानने त्यागने में का कर्म करते हैं हम पूरे जीवन में। सत्य यह है कि सभी लोग जो आसपास का सामाजिक वातावरण है, सभी जो है अपने आत्मीय जन है या दूसरे जन है, वो सभी व्यक्ति को व्यसनी करते हैं अधिकांशतया, अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने आलस्य के कारण। और प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर उन व्यसनों को जान के त्यागने में ही लगा रहता है। अगर कोई सोचता है मैं हम क्रांति का कार्य करें, तो उनका जीवन इसी में चला जाता है। यदि भगत सिंह बनना है तुमको तो परिवार आर्य मिलना चाहिए, सुखदेव आजाद और बिस्मिल शाह, तुमको यार मिलना चाहिए। जिनके कुल में लोरी इसकी, उनसे करते होड़ी क्यों हो। स्वर्ण सिंह और किशन के बच्चे, उनसे करते होड़ी क्यों हो। विद्या जिसकी माता हो, वाचस्पति यज्ञ सूत्र का दाता हो, राजगुरु से मित्र हो जिनके, लाला जी से निर्माता हो। उनकी अल्प कथा में देखो सूत्र समय के छिपे हुए, कैसे प्राण साधना करनी इसके गुण भी मिले मुझे। बात खत्म सन्नाटा पसरा, ध्वज चर्चा में गाड़ा था, भगत सिंह पर मार्क्सवाद का दावा खूब उखाड़ा था। इसी स्मरण का मैंने आज यहाँ काव्य में पाठ किया। 3 वर्ष पहले घटना को मैंने फिर से याद किया। और माँ, इस कविता का पूरा श्रेय जाता है अपने गौरव भ्राता जी के लिए। इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे कई बार फोन किया और मेरा तो बिल्कुल तैयार ही नहीं था। ये बड़ा जो है गौरव जी का पुरुषार्थ है। गौरव जी हमारे आज के कार्यक्रम के भगत सिंह है। चलिए, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। देखिए, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को हम रिपोर्ट के माध्यम से लिखते हैं। लेखन की शैलियाँ होती हैं। आप लोगों ने यदि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं तो पढ़ा होगा। लेखन की शैलियाँ होती हैं, रिपोर्ट्स लिखी जाती है, लेख लिखे जाते हैं, उपन्यास लिखी जाती है, कविताएं लिखे जाते हैं। तो आपकी जो कविता थी, कविता के साथ-साथ रिपोर्ट भी आपने लिखी, जिसमें आप स्वयं स्थित थे, जिसमें आपके स्वयं की भी बातें थी, वार्ताएँ थी। बहुत सुंदर ये लेखन शैली लगी मुझे आपकी। इससे पहले भी आपने एक जो कंपनी में काम करते हैं लड़के, उनकी स्थिति को लेकर के जो रिपोर्ट के रूप में एक कविता लिखी थी, वो भी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। तो आप अपनी इस लेखन शैली को और संशोधित कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। चलिए, गार्गी के साथ आते हैं। गार्गी की आईडी से जो जुड़े हैं, उनका स्वागत है, वो अपनी प्रस्तुति रखें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बेटा, अपनी प्रस्तुति रखें। जी, था जोशीला एक वीर बहुत, ना अंधेरा से डरता था, अंग्रेजों को धूल चटावा भगत सिंह कहलाता था। नारा देवा सब में धूल जोश जगाता था, देश की रक्षा करनी हमको सबको पाठ पढ़ाता था, अंग्रेजों को धूल चटावा भगत सिंह कहलाता था। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति। नाम क्या है आपका? एक बार आप अपने दर्शन भी करवा दीजिए, छोटे सरदार। शिवम वर्मा। अच्छा, वीडियो ऑन नहीं करेंगे शिवम?
चलिए कोई बात नहीं। तो शिवम के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने, बहुत सुंदर चरित्र चित्रण किया भगत सिंह का। और कोई अपनी प्रस्तुति के साथ? सीनों में धड़कता है भगत सिंह, किस किस के में धड़कता है दिखाओ आज। आदित्य जी के सीने में धड़कता है। स्वागत है आदित्य जी। सभी को सादर नमस्ते जी। और सर्वप्रथम मैं आभार करना चाहूँगा भाई गौरव आर्य जी का, जो बड़े पुरुषार्थ के साथ में कोई भी कार्य करने के लिए एक उत्साह जो दिखाई देता है, वो मुझे भाई गौरव जी में दिखाई देता है माता जी। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं अपनी पूरी टीम का करना चाहूँगा कि इस तरह से कार्य हम कर रहे हैं और हमारा कार्य बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा है। काफ़ी सारे लोग मेरे से कहते हैं कि आर्ष मंतव्य एक फेसबुक पर वो है ना, मैंने कहा वो हमारी ही टीम के सब अपने ही लोग हैं। तो अच्छा है, हम इस तरह से एक नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए बड़े ही सभा का अच्छे प्रकार से संचालन कर रही पूज्य माता जी को भी मेरा नमस्ते है। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ी सी बात रखूँगा कि अभी पिछले दिनों से मेरा स्वास्थ्य अस्वस्थ ज़्यादा रहा। ईश्वर कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मैं जो है बचा हूँ। वैसे डेंगू हो गया था मेरे को, तो बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति में रहा मैं, लेकिन ईश्वर कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ आज, और आज आपके बीच में बोल पा रहा हूँ। ये सब आप सबका आशीर्वाद है जो मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। भाई विशेष रूप से मैं भाई गौरव जी का धन्यवाद करूँगा। तो जैसा कि मुझे गौरव जी ने बताया था कि भगत सिंह जी को लेकर के अपना कार्यक्रम रहेगा, एक बार आप लोग जरा मेरे को स्पष्ट बता दीजिएगा, मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है क्या आपके पास सभी के? बिल्कुल, बड़ी सुंदर आवाज आ रही है आपकी, उतनी ही सुंदरता से आप अपने भावों को रखिए। धन्यवाद माता जी। तो आइए, जैसा कि आप सबको पता है कार्यक्रम बड़े अच्छे से चल रहा है और मेरे से पूर्व आपने बहुत ही अच्छे अच्छे भाइयों को सुना। हमारी मीरा बहन ने भी बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। 4 पंक्तियां मैं आपके बीच में बोलने का प्रयास करूंगा। जो मैंने लिखा कि जिस समय भगत सिंह को फांसी पर ले जाया जा रहा था, तो शायद जेलर के मन में एक पल के लिए ऐसा आया होगा। वो दृश्य आपके बीच में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और वो दृश्य आप लोग भी देखने का प्रयास करें कि जो फांसी के फंदे पर जा रहा हो, जरा सोचो वो दृश्य क्या हो सकता है। मैंने वहां से चंद पंक्तियां मैंने लिखने का प्रयास किया है, वो इस प्रकार से लिखी। तो वो जो जेलर था, तो जेलर ने कहा कि अरे भगत सिंह, तुम नौजवान हो, अरे तुम चाहो तो तुम्हारे पीछे तो आशिकी की फौज तैयार हो सकती है, लाखों लोग तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं। अरे तुम कहाँ पागल हो गए हो? अरे 23 वर्ष कोई ज्यादा उम्र नहीं है आपकी। शायद उस समय भगत सिंह ने सिर्फ यही कहा होगा, इससे ज्यादा मैं उस विषय पर कुछ लिख नहीं पाया माता जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने कहा, देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है। आनंद लीजिएगा कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है, और रखे हैं आंखों पर मंजर हर ओर उदासी के, ओढ़ रखे हैं आंखों पर मंजर हर ओर उदासी के। ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। ये शायद उस समय भगत सिंह ने और जो जेलर है
उसके बीच का जो संवाद है, वो संवाद मैंने आपके बीच में लिखने का, प्रकट करने का प्रयास किया। और वो रस्सी मैंने शायद पहले भी ये पंक्तियां आपके बीच में रखी हैं। आज वो दिन है तो मैं उन 2 पंक्तियों को भी आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। शायद वो रस्सा भी रोया होगा माता जी। भाई गौरव जी, ये 2 पंक्तियां संभालना है आपको कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रस्सा रोया और गले से लिपट गया। फूट फूट कर रस्सा रोया और गले से लिपट गया। फूट फूट कर रस्सा रोया और गले से लिपट गया। फूट फूट कर रस्सा रोया और गले से लिपट गया। आइए, एक कविता है, बहुत सुंदर सी कविता है, उसको रखने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, आनंद आएगा। सौर सिंधु के विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूबे जानी थी। आनंद लीजिएगा आप लोग, पंक्तियों पर ध्यान देंगे कि किस तरह की पंक्तियां कवि ने लिखने का प्रयास किया है। ये मेरी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ याद आ रही है, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कि सौर सिंधु के विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूबे जानी थी। जिसमें स्वतंत्रता का पावन प्रसून लिखा पंचतंत्र की वो वंश बेल बलिदानी थी। कि देशभक्ति का जुनून मिला जिसे, लोरियों में सेहनी का दूध पिए शेर की रवानी दी। और रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। 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 आभार आभार आप सभी का मैं देख रहा हूँ, बहुत स्नेह मिल रहा है। आइए, एक बहुत सुंदर सी कविता है। ये कविता उस समय की है जिस समय मुझे लग रहा है वहां पर मौत और भगत सिंह के बीच में कुछ संवाद चल रहा है, और जो मौत है वो कुछ प्रश्न कर रही है भगत सिंह से, और भगत सिंह कितने शालीनता से, बड़े अच्छे प्रकार से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप लोग आनंद के साथ में सुनते रहेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे। ये भगत सिंह कह रहे हैं मौत से, ए मौत तुझे आज ही आना था। अरे कम से कम आजादी के बंधन तो तोड़ने देती, मुझे मौका तो दिया होता, लेकिन नहीं। तब कहा अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दाग गुलामी के सब हटने वाले थे, होठों पर आजादी का पैगाम पैमाना था। होठों पर आजादी का पैमाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। 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 सारे रिश्तों की कस्में दिखलाई ममता ने, सारे रिश्तों की कस्में दिखलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुकना नहीं। खोल दिए अश्कों के द्वार, खोल दिए अश्कों के द्वार, कहीं अंधेरों बाप ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। बेबस हुए जो फूल बेड़ियों ने थाम लिया, मेरे जज्बों का हाथ पैर में रुका नहीं। मेरे जज्बों का हाथ पैर में रुका नहीं। मेरे जज्बों का हाथ पैर में रुका नहीं। आइए, कुछ एक छोटी सी कविता है, उसको देकर बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। और ये कविता है, शायद मैंने आपके बीच में पहले भी सुनाई है, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है, तो ऐसे वातावरण में मैं समझता हूँ कि उस कविता का सुनाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कल ही भगत सिंह जी का जयंती निकल करके गई है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक शब्द है बेबे। बेबे पंजाबी भाषा में माँ को कहते हैं। बस यहाँ से आप लोग सुनते रहिएगा और कविता का आनंद लीजिएगा। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। इतने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई। इतने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई। जाति धर्म सब भुला के उसने मेरे हाथों की रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा के जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। पल भर को यूं लगा के जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। पल भर को यूं लगा के जैसे
मुझ में यशोदा मैया हो। लौटा दे जो लाल मेरा, मैं उसकी झोली भर दूंगी। लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले उसे निशावर कर दूंगी। मन ही मन में ना जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। मन ही मन में ना जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पहुंच रही थी। और अनायासी कानों में एक सुन आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे। मातरम। आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। आप सभी ने बड़े एकाग्रचित होकर के मुझे सुना। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अस्तु। आपके लिए भी बहुत धन्यवाद आदित्य जी, और बहुत सारी शुभकामनाएं इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए, इतनी जोशपूर्ण प्रस्तुति देने के लिए। और जिस तरह से आप बोलते हो, तो आपका जो बोलने की शैली है वो बहुत लोगों को सिखा करके जाती है, बहुत लोगों को प्रेरित करती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। आभार माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं था मेरा। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मिस्टर सिंह का विचार मात्र स्वास्थ्य क्या तबीयत हरी कर जाता है, तो स्वास्थ्य खराब क्या फर्क पड़ता है। वैसे लग नहीं रहा था कि आपका स्वास्थ्य खराब था। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी जी। किशन नाथ जी, किशन नाथ। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है। रखिए आप अपनी बात। सभी को मेरा नमस्ते। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है जी। आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है। आपके नमस्ते को भी हमने स्वीकार किया। आपको प्रणाम। आप अपनी बात रखिए। जी, मैं पहली बार जुड़ी हूँ, तो मेरी खुद की रचना है। आज ही पता चला कि काव्य पाठ भी होता है, तो मैंने सुबह ही लिखी थी कविता। 3-4 लाइनें हैं, वो मैं मेरी प्रस्तुत करती हूँ। कोई गलती हो तो बताइएगा जी जरूर। भगत सिंह जैरो वीर पतो नहीं, भगत सिंह जैरो वीर पतो नहीं, भगत सिंह जैरो वीर पतो नहीं, और आवे लो या नहीं। एड़ी दे गयो कुर्बानी आपाने, एड़ी दे गयो कुर्बानी आपाने, याद गलो ही आवे लो। भगत सिंह जैरो वीर लोगों, पतो नहीं कद आवे लो। लियो जन्म इन धरती माते, लियो जन्म इन धरती माते, परवाह बिना प्राण दिए हैं, परवाह बिना प्राण दिए हैं। भगत सिंह जैरो वीर पतो नहीं, भगत सिंह जैरो वीर पतो नहीं, पाछो कद आवे लो, पाछो कद आवे लो। साहस तो पूरो उनमें है, साहस तो पूरो उनमें है, मरने रो डर तो नहीं बिने, मरने रो डर तो नहीं बिने। एरो थो वीर भगत सिंह, हंसतो हंसतो शहीद होयो। एरो थो वीर भगत सिंह, हंसतो हंसतो शहीद होयो। जिन सपना ने देखियो तो भारत ने आजाद करायो थो, जिन सपना ने देखियो तो भारत ने आजाद करायो तो। भगत सिंह जैरो वीर लोगा, भगत सिंह जैरो वीर लोगा, पतो नहीं और आवे लो, पतो नहीं और आवे लो। एड़ी दे गयो कुर्बानी, एड़ी दे गयो कुर्बानी, याद घनेरो ही आवे लो, याद घनेरो ही आवे लो। इंकलाब रो नारो देने लोगा ने जगायो थो, चिंता नहीं थी अपनी फिर भी
आजादी दिलानी थी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। भगत सिंह जैसा वीर लोगा, भगत सिंह जैसा वीर लोगों पतो नहीं और आवे लो, एड़ी दे गयो कुर्बानी, याद घनेरो ही आवे लो, याद घनेरो ही आवे लो। भारत माता की जय। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है महोदया? मेरा नाम सुमन डारा है। अच्छा जी, सुमन दादा। बहुत सुंदर जी प्रस्तुति आपकी, और मुझे बहुत अच्छा ये जान करके लगा कि आपने अपनी मातृभाषा में, अपनी माँ बोली में ये रचना लिखी और स्वयं लिखी। तो जी, मैंने पिताश्री ने आज ही बताया था और मैंने आज ही लिखी है ये रचना। बहुत सुंदर। ये सोमाराम दादा जी की पुत्री। आप सोमाराम जी की पुत्री हैं? जी जी अरे वाह! आपके पिताजी भी सदैव अपनी जो आप लोगों की माँ बोली है, उसी का प्रयोग करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आज आपकी भाषा में ये आपकी रचना सुन करके। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सुसंस्कृत और सुसभ्य और बिल्कुल परिष्कृत भाषा की आवश्यकता हो, आपके पास भाव होने चाहिए। आपके जी भाव पवित्र होने चाहिए, सुगंधित भाव होने चाहिए। आपकी जो भाषा है आप उसमें बोलें, और वो सीधे हृदय तक जाएँगे। हृदय से निकलने वाले भाव सीधे हृदय तक जाएँगे, बिना भाषाओं के महत्व को ध्यान में रखे हुए। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। जी जी। अनुपमा जी, अनुपमा जी का गीत सुन लेते हैं। अनुपमा जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्ते। देश से है हर पल ये कहना चाहिए, मैं हूँ प्यार तो हर पल ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पानी सा चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से है प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्त के शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पानी सा है मुझे सौगंध भारत, भूलना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध के सम्मान का हर मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहे
चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा ऊंचा हो गया मेरे लिए, तो बहुत कठिनाई हो रही थी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा निभाया और आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, इसलिए मैंने आपसे ये सुनने के लिए इच्छा जाहिर की। तो निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के हृदय में ये भाव रहना ही चाहिए कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे पूर्वज युवा रहे, जिनके हृदयों में ये भाव कूट कूट करके भरा था कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, ये भारत रहना चाहिए। उन्हीं में से एक सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस, उसके उपलक्ष्य में आज हम अपना कार्यक्रम ये मना रहे हैं और उसमें इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां जो हमारे सदस्यों की ओर से दी जा रही हैं, उनके लिए खूब 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 सारा धन्यवाद और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली प्रस्तुति के लिए शोभा माता जी का स्वागत है। शोभा माता। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरा कविता का शीर्षक है वह जीवन क्या जीवन है। चूंकि भगत सिंह का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो क्रांतिकारी वीरों को पढ़ी है वह जीवन क्या जीवन है, तो मैं शुरू करता हूँ। आप लोग पसंद आए ऐसा मैं मानता हूँ, और आप सभी को मेरा नमस्ते। तो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह जीवन क्या जीवन है। उस धरती पर जन्म लिया जिसके समीर से सांस चली, जिसके अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह पली, वह क्या सपूत जो जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निभा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना बन महका न सका। मुनिवर दधीची हो गए अमर जिनकी हड्डियों से वज्र बना। संकट समाज का दूर किया देकर पावन शरीर अपना। वह मानो क्या समाज हित में जो प्राण प्रसून चढ़ा न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना बन महका न सका। ऐसे महान चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, अन्यायी राजा को रौंदा, यूनानी शत्रु दमन किया। वह नाविक क्या जो तूफानों में नौका पार लगा न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना बन महका न सका। राणा का जीवन था जिसने महलों को छोड़ दिया। रोटियां घास की खा वन में आजादी का संघर्ष किया। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति। देखिए, निश्चित रूप से महर्षि मनु से लेकर के भारद्वाज, दधीची और महर्षि दयानंद सरस्वती पर्यंत जो ऋषियों की सभ्यता है, जो देवों की सभ्यता है, जो सनातन सभ्यता है, वो तब से लेकर के आज तक जीवित है। आज तक अपने स्वरूप के साथ, अपने ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ सरवाइव कर पा रही है। तो ये सामान्य बात नहीं है। किसी भी सभ्यता को जीवित रखते हैं उस सभ्यता के योद्धाओं के द्वारा दिए गए बलिदान। तो सनातन सभ्यता यदि आज भी जीवित है तो वो ऐसे बातें बनाने से जीवित नहीं है। उसे जीवित रखने के लिए प्रारंभ से, जब से सनातन सभ्यता विकास में आई, जब से वो अस्तित्व में आई, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक उस सभ्यता को विकसित बनाए रखने के लिए निरंतर बलिदान दिए गए हैं। ऋषियों ने दिए, राजाओं ने दिए, क्षत्रियों ने दिए, योद्धाओं ने दिए, और फिर अब तक भी वही क्रिया एज इट इज चल रही है। जहां पर भी विधर्मी बढ़ते हैं, जहां पर भी विधर्मी कुछ
दुष्टता करते हैं, वहां पर हमारी सेना के साथ साथ हमारे समाज के रहने वाले युवा भी समय समय पर उपस्थित होते हैं और उन विद्रोही, उन विरोधी ताकतों से लड़ने का प्रयत्न करते हैं और अपना बलिदान देते हैं। कुछ सर्वोच्च बलिदान यानी प्राणों का बलिदान दे जाते हैं, कुछ अपने कुछ महत्वों का बलिदान देते हैं, कुछ स्वार्थों का बलिदान देते हैं, कुछ ऐश्वर्यों का बलिदान देते हैं। तो इस सनातन सभ्यता को बलिदानों ने ही बचाए रखा है और बलिदान ही इसको आगे, इसके स्वरूप को और अधिक सुस्पष्ट और सुंदरतम बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो बलिदान के लिए यदि हम तैयार रहेंगे तभी हम राष्ट्र को, सभ्यता को सुरक्षित, संरक्षित कर पाएंगे। ठीक है, और कोई अपनी प्रस्तुति रखना चाहे? ठीक है, अब हम गौरव की प्रस्तुति सुनना चाहेंगे, उसकी डिमांड हो रही है। गौरव की प्रस्तुति के लिए मैसेज में भी आया है। तो गौरव और राजन जी ने एक सम्मिलित प्रस्तुति तैयार की है, तो आप दोनों से निवेदन है कि वो आप आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। गौरव और राजन जी। मेरी ध्वनि स्पष्ट है? एकदम। जी। तो ये स्थिति वहां से प्रारंभ है जब भगत सिंह जन्म से ही घुट्टी के रूप में भारत देश को आजाद कराने के स्वप्न देख रहे हैं, उन स्वप्नों के लिए अपने खेतों में बंदूकें बो रहे हैं। ये वहां से प्रारंभ है ये घटना। जैसे ही किशोर होते तो किशोर अवस्था के बाद, जैसे ही अभी युवा अवस्था प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो इसी समय एक स्थिति आती है कि ये चंद्रशेखर आजाद के पास जाते हैं कि मुझे भी अपने समूह में सम्मिलित कर लीजिए, मुझे अपने समूह का सदस्य बना लीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर सकूं। मैं भी आपकी इस क्रांति में आपका सहयोगी बनना चाहता हूं, मैं आपका साथी बनना चाहता हूं, आप मुझे साथी बना लीजिए। बस यही एक दृश्य है। इसी एक प्रार्थना, इसी एक आरजू को लेकर के, इसी एक तमन्ना को लेकर के भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के पास जाते हैं। यही एक घटना है और उन दोनों के बीच का क्या संवाद है, वो संवाद आपके समक्ष प्रस्तुत है। जी। प्रणाम आजाद भाई, मैं भगत। कहो भगत, क्या कहना चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं तेरी राह में तेरे साथ आना चाहता हूँ। मैं और तुमसे ज्यादा ताकत हम में है, ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। तू मुझे समझे सखा, शिष्य या भाई अपना। मैं तो तेरे साथ मिलकर आजादी लाना चाहता हूँ। अजीब बात है, खुद की सांसों का भरोसा करना भी मुश्किल है। मैं तेरी बातों पर विश्वास भला कैसे कर लूं? मुझे मालूम नहीं तेरे आस्तीन में क्या है। बता, फिर तुझको बाहों में कैसे भर लूं? ना तू मेरा यार, ना ही प्यार और ना कोई अपना। मैं बिन सबूत भला तुझ पर यकीन कैसे कर लूं? यकीन यकीन यकीन, अगर रखना है इंकलाब को जिंदा तो तुझे मेरा यकीन करना होगा। देख, जो मैं आज चला जाता हूँ तो कल मुझको तलाश करना होगा। तूने ठुकरा के मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना किया। हर पल अफसोस में ये सोचकर मरना होगा। क्या बात करते हो नवयुवक? अगर जिंदगी की ख्वाहिश में तुम मर भी ना सके तो क्या होगा? आजादी की राह में जो जहर मिलेगा उसे पी ना सके तो क्या होगा? गोलियों के तूफानों और लाठियों की बरसातों से भरी होंगी ये राहें। तुम उन बरसातों में भी यदि जी ना सके तो क्या होगा? बहुत देखी हैं ऐसी बरसात और तूफान। मैं आजाद ख्वाहिशों के साथ जीता हूँ। हर तरह का जहर अमृत समझ के पीता हूँ। हूँ वह सागर जिसे कोई बरसात ना भर पाएगी। मैं हर तूफान के लिए रोज कफन सीता हूँ। वाह रे आजादी के दीवाने, मुंह से ये बातें बंद कमरों में ही निकलती हैं। आजादी लाने के लिए करोड़ों धड़कनें पल पल जलती हैं। जब मौत हर मोड़ पर आकर तलाशी मांगती है तो तुम जैसों की तबीयत पल में ही बदलती है। हम तबीयत बदलने वालों में से नहीं हैं आजाद जी। आजकल नींद तक रातों में
हे नहीं आती, आंखें जल उठती हैं भारत की दास्तां तक के। अब तो बस रंजो जख्म बाकी हैं, डर तो बह गया जलियांवाला में बिखर के। जिंदा रहने वालों से भरा पड़ा है जहां सारा, मेरी ख्वाहिश है मैं एक बार देखूं वतन पर मर के। अच्छा जख्म पुराना है पर भरा जा सकता है, किसी अपने को प्यार की नजर से निहार कर तो देखो, किसी अपने को प्यार की नजर से निहार कर तो देखो, अपने जीवन को जवानी के गहने से सवार कर तो देखो, जिंदगी आप ही खुशहाल सी हो जाएगी, आजादी का भूत सर से उतार कर तो देखो। अब ये भूत उतार दे ऐसा जलवा कहाँ, मैंने मेरे सीने में बस एक जगह बनाई है जिसमें आजादी की तहरीर ही लिखवाई है। जब तक आजादी को हासिल नहीं कर लेता हूँ, हर नजारे से हसीन मेरे लिए तन्हाई है। धन्य है तेरे माता पिता भगत, अब तेरे लिए कोई सवाल मेरे जहन में बाकी ही नहीं। मुझे यकीन हो गया है कि तुझे रोकने वाला कोई कंगना, कोई राखी ही नहीं। मुझे इस बात का गौरव है कि तू मेरा बाजू बनेगा। मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं तू मेरे हाथ की बैसाखी तो नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे तो शब्द खामोश है यहाँ। आप लोग दोनों की प्रशंसा कीजिए, उत्साह बढ़ाइए बारी बारी। आप माइक ऑन करके बात बोल सकते हैं। राजन जी और गौरव जी को अपने आशीर्वचन। गौरव भ्राता जी, आचार्य जी का तो ठीक है, हम कल्पना कर सकते हैं कि आचार्य जी की परिस्थिति हो सकती है ऐसी, पर आपने जो है जो टक्कर देना उसके लिए बहुत बहुत आभार, आपको साधुवाद। गौरव भैया, धन्यवाद विकास जी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे आश्चर्यचकित मुझे तो आपकी प्रस्तुति लगी। आप कितना बढ़िया बोल रहे थे, गजब, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। और आचार्य जी की तो रहती ही है बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात गौरव जी के लिए, क्योंकि मैं तो गौरव जी से पर्सनल मिला भी हूँ। गौरव जी को देख के कोई नहीं कह सकता कि इस तरीके की मतलब कर भी सकते हैं। आचार्य जी को तो पता है, आचार्य जी के बारे में पता है, लेकिन गौरव भाई आपने जिस तरीके की प्रस्तुति दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति रही, कमाल। सभी का बहुत धन्यवाद, आचार्य जी का भी बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने मुझे बहुत सारा सिखाया और दीदी जी का भी, और आप सभी की प्रेरणाएं, उसके कारण से ही ये प्रस्तुतियां हो पाई अच्छे से। और हमारे जो वीर भगत सिंह हैं उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, उनके जो विचार हैं उनको हम आगे भी बढ़ा पाएं। बस इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद और सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते जी, मैं आपको समय देती हूँ, अभी मैं आपको समय देती हूँ। तो गौरव की जो प्रस्तुति मुझे जो लगा वो ये कि गौरव ने आचार्य राजन जी को ना केवल टक्कर दी बल्कि उनको बीट भी किया। गौरव ने जिस तरह से बोला, उसकी वाणी में जो स्थिरता थी और जो उसकी डायलॉग डिलीवरी थी, तो आज गौरव बाजी ले गया आचार्य जी आपसे। बहुत सुंदर प्रस्तुति लगी दोनों की ही। गौरव के लिए विशेष उनको धन्यवाद, उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। जी धर्मदेव जी, अब आप। नमस्ते जी। नमस्ते। देश प्रेम की शिक्षा जी। वाक्य पाठ में एक कहानी आती है, हम गुरुकुल में सुनते रहते हैं। आग लगी इस वृक्ष में, जल एक बहुत बड़ा वृक्ष था बड़का, उसके अंदर तरह तरह के उसके अंदर पशु पक्षी रहते थे इसमें, और ऐसे रहते थे जैसे कुटुंब कबीला रहता है उसके अंदर। तरह तरह के पक्षी थे उसके अंदर और उनमें कोई भेदभाव नहीं था।
तो किसी भी धर्मी व्यक्ति ने उसके अंदर जो है चिंगारी लगा दी, आग लगा दी और वो वृक्ष जो है जलने लगा। और वहां से आने जाने वाले व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते थे कि देखो इस वृक्ष के अंदर कितने पक्षी हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो हमें उनमें जो किसी आग जो ऐसी पकड़ गई, पक्षी जो उसके अंदर जलने लगे सारे, तो हम ये वाक्य जो पाठ जो है, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे इसके पात, उड़ जाओ रे पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। यह सुनकर पक्षियों ने व्यक्ति को उत्तर दिया। दृढ़ भाव से शिकारी भी वहां पर थे और उन्होंने क्या किया, उन पक्षियों को देखकर बड़ा हैरान हुए सभी कि कोई उड़ता ही नहीं है, जितने आते पक्षी जो है जंगल के जितने भी हैं यहाँ पर सारे के सारे इसके अंदर मर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा हैरान होकर जो है पक्षी उत्तर देते, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए इसके पात, धर्म हमारा अब यही है, जलेंगे इसी के साथ। ये पक्षियों का उत्तर सुनकर बहुत उनको हुआ कि भाई हमें जो है देश के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए। पलायन जो व्यक्ति कर जाता है वह देश, वह समाज, और ये नहीं बचता उसमें से। कितना पलायन हो चुका है यहाँ पे हमारे देश के अंदर। ये आर्यवर्त देश का लाने वाला कैसे कैसे इसके नाम बदले, कैसी माँ बहनी बेटियों को यहाँ से लेकर गए। कोई तो इसके अंदर इस बिल्ली के गले में घंटी टांगे इसमें से। तो उस श्रृंखला में जो है बहुत वीरों ने कुर्बानी दी और जो है हम उनसे प्रेरणा लेते हुए भगत सिंह के जन्मदिन के ऊपर संकल्प लेते हैं कि हमें कुछ ना कुछ जो है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है कुछ ना कुछ तो सहयोग करें। जितना हमारा समर्थ है उतना तो हम उसको कर रहे हैं। बाकी कुछ मेरे अंदर गलती रह गई तो मैं बात करता हूँ इस बारे में। वह मैंने भाव अपने प्रकट किए हैं। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे इसके पात, उड़ जाओ रे पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो वो पक्षी उत्तर देते, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए पात, धर्म हमारा यही है, जलेंगे इसके साथ। इति ओम शम। जी, बहुत धन्यवाद आपके लिए। अभी एक बात आ रही थी कि मुझे गौरव ने बीट कर दिया है, मुझसे बाजी ले गए हैं। मैं वो बीज हूं और बीज के होने का सामर्थ्य, बीज के होने की सार्थकता उसी में है कि जब बीज स्वयं का मिटा दे और स्वयं को मिटा करके अन्य नए अपने जैसे, अपने से भी और उत्कृष्ट सुंदर बीजों का निर्माण करे। तो यदि गौरव ऐसा कर भी रहे हैं तो मेरे होने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। ये मुझे भैया कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं, जिस रूप में मुझे मानते हैं, कहते हैं, संबोधन व्यवहार आदि करते हैं। तो यदि ये बात है भी तब भी इसमें मेरे लिए तो एक गौरव ही है कि ये गौरव है, ये मेरे लिए गौरव ही है। जी ठीक है, तो आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति को आमंत्रित करें। उससे पूर्व शोभा माता जी संभवतः कुछ काव्य आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो पहले शोभा माता जी को आमंत्रित करते हैं। जी जी नमस्ते। मैं ऋषि एक काव्य ऋषि दयानंद के ऊपर रखना चाहता हूं, अगर आप लोग आज्ञा दें। जी स्वागत है। जी नमस्ते। ऋषि दयानंद वेदों का रखवाला, आर्य जाति कब का तेरा जाता निकल दिवाला, ऋषि दयानंद नहीं आता यदि वेदों का रखवाला। अंधविश्वास फैला था भारी, जनता दुख पाती थी, ढोंग और पाखंड से सबकी बुद्धि मारी जाती थी। धर्म के ठेकेदारों द्वारा लूट मचाई जाती थी, ईश्वर है विश्वास नहीं था, प्रतिमाएं पूजी जाती थी। घोर अंधकार छाया हुआ था, कोई नहीं था रखवाला, आर्य जाति का कब का तेरा जाता निकल दिवाला, ऋषि दयानंद नहीं आता यदि वेदों का रखवाला। भूत प्रेत गंडे ताबीज का रोग फैला था भारी, ओझाओं और बुझक्करों ने मति सबकी थी मारी। झाड़ फूंक और भभूत में हरते थे बीमारी, कपट जाल फैलाकर ढोंगी करते थे भारी। बुद्धि सबकी भ्रष्ट हुई थी, कोई नहीं था रखवाला, आर्य जाति कब का तेरा जाता निकल दिवाला, ऋषि दयानंद नहीं आता यदि वेदों का रखवाला। शिवालय और मठ मंदिरों में अनाचार था भारी, कन्याओं को अर्पित करते बन माता पिता अत्याचारी। लाचार विवश दासी बन रोती थी ये बेचारी,
पोप पुजारी की संपत्ति समझी जाती थी ये नारी। विभत्स दुष्कर्म होता था उन पर, कोई नहीं था रखवाला। आर्य जाति कब का तेरा, जाता निकल दिवाला। ऋषि दयानंद नहीं आता, यदि वेदों का रखवाला। धर्म पुण्य के नाम पर बलि चढ़ाई जाती थी, ईश्वर को खुश करने की विधि पढ़ाई जाती थी, पापों से मुक्ति पाने की उल्टी रीति सिखाई जाती थी, दान दक्षिणा से मुक्ति की रीत बताई जाती थी। हाहाकार चहुओर मचा था, कोई नहीं था रखवाला। आर्य जाति कब का तेरा, जाता निकल दिवाला। ऋषि दयानंद नहीं आता, यदि वेदों का रखवाला। बाल विवाह और बहु विवाह की फैली थी बीमारी, वैधव्य में विधवा होती थी जीवन भर बेचारी। अत्याचार कुकर्म सहती, उन सब की थी लाचारी, संकटों से मुक्ति पाने को सती होती थी ये नारी। मर्यादाएं सब नष्ट हुई थी, कोई नहीं था रखवाला। आर्य जाति कब का तेरा, जाता निकल दिवाला। ऋषि दयानंद नहीं आता, यदि वेदों का रखवाला। वेद विद्या लुप्त हुई थी, सर्वत्र अंधकार छाया था। ठग और मक्कारों ने भोली जनता को भरमाया था। उदर पूर्ति के लिए पंडों ने श्राद्ध पक्ष चलाया था, पितरों को खुश करने को हलवा खीर बनवाया था। दान दक्षिणा लूट खसोट से सबका निकल गया था दिवाला। आर्य जाति कब का तेरा, जाता निकल दिवाला। ऋषि दयानंद नहीं आता, यदि वेदों का रखवाला। एक और छोटा सा प्रस्तुति है। दयानंद तूने हमको जगा दिया, दयानंद तूने हमको जगा दिया, वेद रवि से सारे तम को भगा दिया। रात थी अंधेरी, न मार्ग का पता, दिखती न कहीं मंजिल, दीपक भी लापता। वेदों का ज्ञान देकर प्रभु को बता दिया, धर्माधर्म से थे अनभिज्ञ हम सभी। परतंत्रता की बेड़ियां न टूटती कभी, स्वतंत्रता की नौका तट पर लगा दिया। अज्ञानता के बादल छाए हुए थे मन में, दिखता नहीं था सूरज कहाँ छिपा गगन में। सारी भ्रांतियों को जड़ से हटा दिया, सीधे लग रहे थे सब मार्ग, उल्टे हमको तूने उलट दिया जो उलट रहे थे हमको। जीवन की सत्यता से परिचय करा दिया, भटके हुए थे हम सभी संध्या उपासना से। व्यापक स्वरूप सच्ची ईश्वर आराधना से, सबकी सत्य भक्ति का पथ दिखा दिया, उसकी सत्य भक्ति का पथ दिखा दिया। वेद का सब सारे जग में प्रकाश होगा, मोक्ष सुख का तभी अंतर आभास होगा। अपने अखंड तप से भय भ्रम जला दिया, धन्यवाद तुझको है कोटिस नमन। कृतज्ञता गुनेगा जीवन का हर सवन, परमात्मा की पावन वाणी सुना दिया। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। वस्तुतः जैसा अभी गौरव के लिए कहा गया, जैसे क्रांतिकारियों की बात करें, यूं देखें कि बहुत सारे दीपक जलते हैं, लेकिन उन दीपक के भीतर जो तेल का काम करता है, उन दीपक के भीतर जो घृत का काम करता है, वो जो द्रव्य है, जो द्रव्य स्वयं को जलाता है और उन अनेकों दीपकों से प्रकाश से आलोकित कराता है समस्त जग को, वो तेल कौन है, वो आधार कौन है, वो मूल कौन है। वो मूल जब हम बहुत गंभीरता से देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि इन सभी क्रांतिकारियों के जनक, इनके मूल, इनके आधार, इन सब दीपकों के तेल जो हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को जलाया बिल्कुल तेल की भांति, और ये दीपक जल पाए, तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती ही हैं, जिनके कारण से आज कोई माने या ना माने ये एक अलग बात है, ये एक अलग बिंदु है। लेकिन वर्तमान में समूची मातृशक्ति, समूचा समाज, इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे संशोधन, यहाँ तक कि इतने सारे प्रक्रियाएं, इतनी सारी परंपराएं, जिनको आज केवल आंग्ल भाषा में उनका शब्दांतर मात्र किया है। जैसे डिबेट सिस्टम, वही शास्त्रार्थ परंपरा है। बताओ डिबेट का किसके पास ये कंसेप्ट है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं, अंतरजातीय विवाह आदि आदि,
आज पर्यंत देखें तो संसार भर में जितना परिवर्तन हुआ है महाभारत के बिगाड़ के बाद, हम लगभग 5,500 साल की बात कर रहे हैं। बाकी सब लोग 2-3 हजार साल में सिमट के रह जाते हैं। लगभग हम 5,500 साल की बात करें तो 5,500 साल में जितना भी बिगाड़ हुआ है, उस सब बिगाड़ में यदि सबसे ज्यादा किसी का परिश्रम माना जाता है तो वो महर्षि दयानंद जी का ही माना जाता है। इनसे पूर्व आचार्य चाणक्य ने भी एक बहुत बड़ा परिश्रम किया था, उन्होंने अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया था। लेकिन आचार्य चाणक्य राजनीति, अर्थशास्त्र आदि की ओर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत अच्छा परिश्रम उन्होंने किया। किंतु समाज या व्यक्ति, इन दोनों का जीवन जिस पर टिका होता है वो केंद्र बिंदु है विचार। विचार ही एक मनुष्य को मनुष्य बनाता है, विचार ही एक मनुष्य को देव बनाता है, और यही विचार है कि एक मनुष्य को राक्षस और पिशाच बनाता है। ये विचार ही था कि जिसने भगत सिंह जैसे बालक को बचपन में खेतों में बंदूकें बुलवा दी और बाद में शहीद आजम भगत सिंह का खिताब उनको मिला। ऐसे वीर सावरकर, अगर हमारे पिता हमें दंड दें तो इतना छोटा सा दंड हम सहन नहीं कर पाते, लेकिन सोचिए कितना ऊंचा उनका साहस होगा। भारत जैसे देश, भारत जैसे राष्ट्र, इसकी गुलामी को हटाने के लिए, इसकी स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए वो व्यक्ति एक ही छोटे से कक्ष में मल मूत्र वहीं त्यागता रहा, वहीं रहता रहा, और प्रतिदिन कोल्हू के बैल की तरह कितने औंस तेल निकालते थे। परिणाम क्या है, फल क्या था? ये वास्तव में ये महर्षि दयानंद सरस्वती का ही बलिदान है, ये उन्हीं का त्याग है। उन्होंने कहा कि देखो, आर्य जाति के नवयुवकों, सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अनेकों जिनको हम जानते भी नहीं, जो अज्ञात हैं, जो इतिहास से भी अज्ञात हैं, उनको कहा कि मैं वो तेल हूं, बस मैं चाहता हूं कि मैं समूचा नष्ट हो जाऊं, लेकिन तुम दीपक की तरह जलो। सूर्य भले न बन सको, लेकिन दीपक जरूर बनना। इस समाज को, इस गगन को, इस धरा को अवश्य प्रकाशित करना अपने आभा मंडल से, अपने प्रकाश से। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने इस समूचे कार्यक्रम की एक आधारभूत, जिनको स्मरण ना करना कृतज्ञता ही होती, तो पुनः आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आइए आज की इस प्रस्तुति के अंतिम विशिष्ट वक्ता को बुलाते हैं कि जिन्होंने एक बात कही जाती है कि अपनी मातृभाषा में रचना करना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ही कम। लेकिन दीक्षा इस विषय में एक बड़ी अच्छी प्रतिभावान आत्मा है। ये अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे काव्य रचती हैं, तो हम इनको आमंत्रित करते हैं। इनका ही अपना एक स्वरचित काव्य है। जब कभी ये बचपन में पढ़ती थी 7वीं 8वीं कक्षा में, तब इन्होंने कभी एक कविता लिखी थी। और चूंकि भगत सिंह इनके हीरो रहे हैं, जैसे आजकल की बेटियों के हीरो किसी का सलमान खान, किसी का शाहरुख खान होता है, तो इनके जो हीरो थे ये वाले, तो वो भगत सिंह थे। और उस समय की एक घटना आपके साथ साझा कर देता हूँ चलते चलते। उस समय वो टाइम था कि वहां उस समय वीडियो, यूट्यूब वगैरह, सोशल मीडिया पर कुछ उपलब्ध नहीं था, तो अखबारों में कटिंग, छोटी छोटी कटिंग आती थी अखबार में कहीं से भी, यानी भगत सिंह से संबंधित अगर कुछ भी मिलता था तो वो कटिंग काट करके और वो पूरे ऐसे डायरी बनाती थी चिपका करके इस प्रकार से। और एक बार इन्हें कहीं से कोई फोटो मिला, तो उस फोटो को, बड़ा फोटो, मतलब स्टूडियो में गई और वहां जाकर के, उस समय स्टूडियो से फोटो निकलवाना बड़ी मतलब ये बहुत कठिन काम माना जाता था, सामान्य फोटो तक नहीं होते थे। लेकिन उस समय में इन्होंने शायद 12x18 का या 12x6 के आसपास का कोई फोटो है, तो वो उन्होंने निकलवाया था। तो ये इनका एक परिचय है, जहां से पता चलता है कि वास्तव में इन्होंने जिसको अपना हीरो माना, ये बहुत अच्छा एक श्वेत आत्मा इनको कह सकते। जी दीक्षा जी, स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो भगत सिंह मेरा हीरो है। मुझे लगता है अगर सारी दुनिया उसको अपना हीरो बना ले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से हीरो बनने के जितने भी गुण हो सकते हैं वो सारे हैं उनमें, तो सबके हीरो हैं। एक समय ऐसा था जब उन विचारों में बहते थे, उस प्रवाह में बहते थे, तो मेरी रूटीन बन गई थी ये कि जैसे ही भगत सिंह का जन्मदिन आने वाला है या उनकी पुण्यतिथि आने वाली है,
तो मैं कुछ नया लिखती थी। भगत सिंह को ही आधार बना करके मैं एक नई रचना लिखती थी, जिसमें जैसे आचार्य जी ने भी बताया कि मेरी जो मातृभाषा है, माँ बोली हरियाणवी, हरियाणवी के साथ साथ जो भगत सिंह जी की मातृभाषा थी यानी पंजाबी गुरमुखी, तो गुरमुखी में भी लिखने का प्रयास करती थी और हिंदी तो अपनी है ही। तो उसी क्रम में से एक हरियाणवी में लिखी हुई रचना है जिसमें एक युवक है, नवयुवक, यानी भगत सिंह के अतिरिक्त एक नवयुवक है जिसके स्वप्न में भगत सिंह आते हैं, और उस स्वप्न में आकर के अब भगत सिंह का और इस युवक का क्या संवाद चलता है, दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, उस बातचीत को आधार बना करके ये एक हरियाणवी लहजे के काव्य के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बालक है, एक लड़का है जो कहता है, क्या कहता है, रात भगत सपने में आया था, डाछो में आ रहा था, आख्या के मैं जड़े अंगारे, हाथ पकड़ के ठा रहा था। रात भगत सपने में आया था, डाछो में आ रहा था, आख्या के मैं जड़े अंगारे, हाथ पकड़ के ठा रहा था। भगत क्या कहता है लड़के को आगे, कहता है, क्यों कर चादर ताने सोवे, माटी पिट रही माटी की, क्यों कर चादर ताने सोवे, माटी पिट रही माटी की, मोल भूल मंडी सजवा रहे, इस बेमोल आजादी की, बनके गूंगे बहरे बैठे, आल सवाल बादी की, खड़े चुपचाप तमाशा देखो, नींव धरो बर्बादी की। करके नीची नाड़ सुना गया। भगत सिंह ने ये बातें बोल दी और लड़का क्या कर रहा है, गर्दन झुका के सुन रहा है। कहता है, करके नीची नाड़ सुना गया, वीर बड़ा धमका रहा था, आख्या के मां जड़े अंगारे, हाथ पकड़ कर ठा रहा था। आगे क्या कहता है, कहता है, दीन धर्म की होली फूकी, शर्म बहा दई दरिया में, दीन धर्म की होली फूकी, शर्म बहा दई दरिया में, भूल त्याग ने धूल मिला रे, क्यों चोले के सरिया में, खुरच खुरच आजादी खा रे, नींव था जिसकी धरग्या में, सुख की लो थम सांस जान के, घोर नरक में मर गया मैं। तुम्हारे लिए किया मैंने जो भी कुछ किया, क्योंकि 23 साल के बाद मेरा तो था ही, और जिस दिन इस क्रांति में उसने जाने का विचार बनाया था, उनके दादाजी ने यज्ञोपवीत के समय पे ही उनको राष्ट्र को दान कर दिया था, तो अपना भविष्य वो व्यक्ति को स्पष्ट था। अब जो भी कुछ कर रहा था वो स्वयं के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे लिए कर रहा था। क्या सोच करके कर रहा था, सुख की लोथम सांस जान के, घोर नरक में मर गया मैं भी बेटा वीर किसे का। ऐसा नहीं है कि जो आप ही की माँ अंधेरे में बैठी है, आप ही की बहन को राखी बांधने की इच्छा होती है, आपका ही पिता आपको हंसते वसते देखना चाहता है, ये सारी चीजें मेरे साथ भी थी। तो कहता है, मैं भी बेटा वीर किसे का, प्रीत मीत सब मारा था, आख्या के मां जड़े अंगारे, हाथ पकड़ कर ठा रहा था। ये सारे भाव, ये सारे इमोशन मुझ में भी थे, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, इनसे अधिक आवश्यकता राष्ट्र को मेरी है, तो मैंने अपने अंदर के इन सभी कैरेक्टर को मार डाला और केवल एक ही कैरेक्टर रखा जो कि उसका विचार था। आगे क्या कहता है, कहता है, 8 हाथ की काल कोठड़ी, परिचय देता है अपना, कैसे घोर नरक सहा मैंने। कहता है, 8 हाथ की काल कोठड़ी, दीवान्या की बस्ती में, तन मन जीवन वार दिया सब, भारत माँ की हस्ती में, सिर के बदले मोल खरीदी, जानो मत ना सस्ती से। जो कहते हैं कि चरखा चलाने से आजादी आई, उनको प्रत्युत्तर है कि सिर के बदले खरीदी हुई है, ये सर दे करके खरीदी है, सस्ते दामों में नहीं मिली है। तो सिर के बदले मोल खरीदी, जानो मत ना सस्ती रे, बलिदाना के चप्पू लग रहे, आजादी की कश्ती में, चालन दीना एक दुश्मन की। कहता है, मैंने एक नहीं चलने दी वैरी की। कहता है, चालन दीना एक दुश्मन की, वो छिक के जोर लगा रहा था, आख्या के मां जड़े अंगारे, हाथ पकड़ कर ठा रहा था। प्रश्न करता है भगत सिंह, लड़के को झकझोरता है, कैसे, कहता, दे के भेजा जन्म प्रभु ने, दे के भेजा जन्म प्रभु ने, कौन सा कर्म बताया रे, के सीख्या तने मात पिता ते,
के गुरु ने समझाया रे, किस टोली में बैठा उठा, के तने खेलिया खाया रे, दोनों हाथा ते आब लुटाइए, आब मतलब आबरू, इज्जत, दो हाथों ते आब लुटाइए, के न्यू धरती पर आया रे। जब इतनी बातें भगत सिंह कहता है, लड़के को शर्मिंदगी होती है और वो क्या करता है, हाथ जोड़ पाया में पड़ गया, हाथ जोड़ भगत सिंह के पैरों में गिर गया, बहुत घना पछता रहा था, आंखें के मां जले अंगारे, हाथ पकड़ के ठा रहा था। लड़का कहता है बकस बीर इब कान पकड़ लिए, कहता है इस बार बख्श दे। भगत सिंह को कहता है युवा कि इस बार बख्श दे। बकस बीर इब कान पकड़ लिए, चालू रस्ते तेरे पे, मर के भी उपकार शहीदा के ना भूलू मेरे पे, बादशाह की ना नजर डटन दू अपने हिंद बसेरे पे, तेरी धरोहर रखू सांभ के, हाथ राख सिर मेरे पे। तो अपना आशीर्वाद बनाए रख, जहां है स्वर्ग में, जहां पे भी तेरी स्थिति है, बस वहीं से अपना आशीर्वाद बनाए रख, मैं बाकी तो सब संभाल लूंगा, ये कहता है। तो क्या कहता है बख्श बीरिब कान पकड़ लिए, चालू रस्ते तेरे पे, मर के भी उपकार शहीदा के ना भूलू मेरे पे, बादशाह की ना नजर डटन दू अपने हिंद बसेरे पे, तेरी धरोहर रखू सांभ के, हाथ राख सिर मेरे पे। हिलते अधर बरसता अमृत, हिलते अधर बरसता अमृत, तन मन बीजा जा रहा था, आंखें के मां जले अंगारे, हाथ पकड़ के ठा रहा था। निष्कर्ष, उपसंहार और अंतिम उपदेश के रूप में क्या कहते हैं दोनों मिलकर के, हमारे लिए उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं विश्व गुरु के ज्ञान ध्यान की, इब ना करो फजीती रे, देख लहू सींच दो क्यारी, भाइया ने बो रखी रे। राष्ट्र प्रेम की क्यारियां बोने वाले बो करके चले गए हैं, हमारा कार्य है उनको समय समय पर रक्त के द्वारा सींचना। जब जब कोई व्यवधान आए, जब जब कोई गड़बड़ी आए, तब तब रक्त से सींचना पड़े तो उसको सींचना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। तो कहा विश्व गुरु के ज्ञान ध्यान की, इब ना करो फजीती रे, देख लहू सींच दो कारी, भाइया ने जो बो राखी रे। बड़ा सिखा रहा छोटा सुन रहा, देश प्रेम की रीति रे। भगत सिंह बड़ा है, अपने से छोटे युवा को सिखा रहा है। कहता बड़ा सिखा रहा छोटा सुन रहा, देश प्रेम की रीति रे, मानस हो सो करे चढ़ाई, या स्वर्ग जान की सीढ़ी रे। इब का पेटा भरा बीर का, इब का पेटा भरा बीर का, ठा छाती के ला रहा था, आख्या के मां जले अंगारे, हाथ पकड़ के ठा रहा था, आख्या के मां जले अंगारे, हाथ पकड़ के ठा रहा था। धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। एक ही विषय पर बने रहना, विषय को संवाद के रूप में एकाग्रता से एक ही प्रवाह में बहना, ये बहुत उत्तम, बहुत ही उत्तम कविता, बहुत सुंदर पाठ। जितना उत्तम रचना है इन्होंने रची है, जितने उत्तम प्रकार से उतने ही उत्तम रीति से इन्होंने इसको प्रस्तुत भी किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आजाद और भगत सिंह का संवाद के रूप में गौरव जी और हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये कविता भी इन्हीं की रची हुई है। और ये कविता आज इन्होंने ही तैयार करवाई थी हम दोनों को कि आप लोगों ने ये कविता प्रस्तुत करनी है। तो ये सारी की सारी थीम, ये कविता भी इन्हीं की है। और पता नहीं कितनी कविताएं, पता नहीं कितनी डायरियां कहाँ है, वो तो पता ही नहीं है, लेकिन कुछ एक कविताएं अभी भी इनके पास हैं ऐसी। तो ये कविता जो हमने और गौरव जी ने सुनाई वो भी इन्हीं की है, और ये कविता भी इनकी। चलिए, तो बहुत सुंदर, हम इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। यद्यपि अपने आप में ये एक स्वयं ही एक शुभकामना है, तो शुभकामनाओं को शुभकामना क्या दी जा सकती है, किंतु फिर भी थोड़ी औपचारिकता तो देखो निभानी पड़ती है। हम तेरे शहर में आए हैं तो कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो मोल चुकाना ही होगा, तभी तेरे शहर से हमें कुछ मिल सकता है। तो अगर हम अब यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दायित्व हमें निभाना ही होगा। ठीक है, तो आज जिन जिन लोगों ने प्रस्तुतियां दी, जो लोग श्रोता के रूप में उपस्थित रहे, सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उससे पूर्व विकास शायद कुछ कहना चाहते हैं, और विकास कहें उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा
क्या नाम है उनका, वो जो कविता प्रस्तुत करते हैं बड़ी तकड़े तरीके से? आदित्य हैं कक्षा में? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो जिनके पास आदित्य का नंबर है वो मुझे एक बार व्यक्तिगत रूप से आदित्य का नंबर भेज देंगे, मैं उनसे व्यक्तिगत बात करूंगा। जी विकास बताओ। जी मैं माँ की कविता के बारे में कहना चाह रहा हूँ। माँ की कविता जो है मैं 3 ही कवि जानता था अभी तक हरियाणा में, सबसे अच्छे जो है हरियाणा की में। एक तो दादा लक्ष्मीचंद, दूसरे रामकेश जीवनपुर वाले, और तीसरे जो है मासूम शर्मा। आज पता चला कि माँ की कविताएं जो है ये भी टक्कर देती हैं उनको, बहुत अच्छी टक्कर देती हैं। माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे देश के कोने कोने में छिपी हुई है। बस किन्हीं प्रतिभाओं को फेम नहीं मिलता, किन्हीं प्रतिभाओं को फ्रेम नहीं मिलता, और किन्हीं प्रतिभाओं को प्रतिभाएं नहीं मिलती, किंतु बहुत सारी प्रतिभाएं विद्यमान हैं। आपके भावों के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम दें। संतोष की आईडी से कोई है ये अपना हैंड रेज कर रहे हैं। जी संतोष जी। सागर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, मैं अपनी जो है विचारों की 1 मिनट के लिए भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। जी वैसे तो सभी की प्रस्तुतियां अति उत्तम थी, बहुत ही अच्छी थी, बच्चों की भी और अन्य बहनों ने भी, भाइयों ने भी जो अपनी जो है भावों को कविताओं के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा था। लेकिन हमारे दीक्षा जी का जो अब ये अंतिम व्याख्यान था, ये अति सराहनीय, अति उत्तम, जिनके लिए कोई शब्द नहीं है। इतना मोहक जो है लगा मुझे कि शब्दों में उसको बता नहीं जा सकता। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारी जो है दीक्षा जी ऐसे ही बढ़ती रही आगे, और अपनी प्यारी प्यारी रचनाएं हम सबके सामने प्रस्तुत करती रही। सादर नमस्ते, धन्यवाद जी। जी बहुत धन्यवाद आपका शुभकामनाओं के लिए। और निश्चित रूप से जब तक ईश्वर ने बुद्धि आदि स्वस्थ रखे तो इस प्रकार की सुंदर रचनाएं आपके सम्मुख आती रहेंगी। बस आप अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद आपका। चलिए शांति शांति शांति। सभी के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। सादर प्रणाम, नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते।